Hello friends, welcome in this class in Sanas Pro Biology and first of all sorry from my side। आप लोगों को वीडियो टाइम पे नहीं मिल पाया है और रीज़न है मेरे हेल्थ का इशू, क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, हम वीडियो क्या बनाएं। बट ये लास्ट वीडियो है और इसके बाद एक और वीडियो आएगा टिफ़र से रिलेटेड, एक या दो वीडियो मैं अभी आज ही के दिन डालूँगा। और तो इसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा थोड़ा, आज के दिन पूरे दिन थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको समझना है इस वीडियो में। सबसे पहले देखिए, टिफ़र जो है टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च जो नाम से एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम का नाम है जीएस। ओके, लेकिन जो बायोलॉजी के लिए एग्ज़ाम होता है जिसे हम जीएस बायोलॉजी बोलते हैं, उसका पूरा नाम होता है जॉइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंस, JGEEBILS। ठीक, ये पूरा का पूरा जो पेपर है आपका, दैट पेपर आर डिवाइडेड इनटू, मतलब पेपर आपका सेक्शंस में होते हैं, सब सेक्शंस पे होते हैं, सेक्शंस में होते हैं। हर सेक्शन मतलब टोटल आपके पास 4 सेक्शन हैं और 4 सेक्शन में से हर सेक्शन के अंदर 2 सेक्शन होते हैं। जो 4 सेक्शन है वो समझिए कौन कौन से हैं। जनरल के, जिसे जनरल साइंस के नाम से जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके, जनरल साइंस में 2 पार्ट हैं, सब सेक्शन ए, सब सेक्शन बी। उसी तरह फिजिक्स में सब सेक्शन ए, सब सेक्शन बी, केमिस्ट्री में है 2 सब सेक्शन और बायोलॉजी में है 2 सब सेक्शन। जो आपका जनरल पार्ट है इसका मैंने आपको वीडियो 2010 से 2023 तक की ऑलरेडी दे रखा है। अगर आपने सारी वीडियो देखी है तो होप सो आपको जनरल पार्ट में दिक्कत नहीं होगा। बचा अब आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी की मैंने टोटल 5 साल की वीडियो आपको दी है, ठीक है, 23, 22, 21, 20 एंड 19। आई थिंक मैंने 5 ईयर का वीडियो आपको बायोलॉजी का दिया है। इसके अलावा बायोलॉजी की जो वीडियो है आपको मैंने टाइफर के रूप में, ICMR के रूप में और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रूप में दी। अगर आपने सारी वीडियो देखे हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ठीक, जो आपके टॉपिक आएंगे किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी, वो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और अंडर ग्रेड लेवल के होंगे। इनका कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि कोई सारे स्पेसिफिक टॉपिक जो हाईली प्रेफर्ड हो, नहीं। ये लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपने वीडियोज देखे हैं तो डेफिनेटली आपको दिक्कत नहीं होगी लॉजिक से वहाँ तक पहुँचने में। जितने भी क्वेश्चन होंगे सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एक करेक्ट आंसर होगा, जिसको आप हर एक सेक्शन में जाओगे एक एक करेक्ट आंसर होगा तो आराम से आप दे लोगे। टोटल क्वेश्चन आपके 15 होंगे और जो कि 2 भागों में बटा होगा। सब सेक्शन 1 में 10 क्वेश्चन होंगे, सब सेक्शन 2 में 5 क्वेश्चन होगा। करेक्ट क्वेश्चन के लिए सब सेक्शन ए में 1 मार्क मिलेगा और सब सेक्शन बी में 2 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है इनकरेक्ट आंसर के लिए, बट इन्होंने इस PDF में नहीं बताया कि कितने की निगेटिव मार्किंग है। बट हम चलिए आपको 2 से 3 चीज़ें एक्स्ट्रा बताते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज। देखिए कितने आपके पास सेक्शन पार्ट है। पार्ट ए है जिसे हम जनरल बोलते हैं, इसका जो पार्ट ए है जनरल, इसमें 2 सब सेक्शन है। सब सेक्शन ए, सब सेक्शन बी। सब सेक्शन ए में आपके पास टोटल 10 क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क का है, जो कि 10 हो गया। सेक्शन बी में आपका 5 है जो कि 2 मार्क का है, जो कि आपका 10 हो गया। टोटल मार्क्स आपके 20 हो गए। अब यहीं पे जो हमें पता है उस हिसाब से हम आपको बताएं। जो पार्ट ए है इसमें निगेटिव मार्किंग होने पे
0.5 रिड्यूस होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग होने पे भी अभी तक प्रीवियस ईयर तक 0.5 हो रहा था। मतलब अगर आप पार्ट सब सेक्शन ए की बात करोगे तो इसमें 50% नेगेटिव मार्किंग है और इसमें 25% है। करेक्ट होने पे 1 मिल रहा, बट गलत होने पे 0.5 जा रहे हैं। वहीं पे सब सेक्शन ए में सही होने पे 1 मिल रहा, बट गलत होने पे 0.5 जा रहा, मतलब 50% है। सेक्शन ए में ज़्यादा निगेटिव मार्किंग होता है, इसलिए हम प्रीफर करते हैं कि अगर आपको सेक्शन ए में कहीं पे कन्फ्यूज़न है, सब सेक्शन में, नॉट सेक्शन ए, सब सेक्शन ए में, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप उसमें तुक्का नहीं मारोगे, आप उसमें गेस काम नहीं करोगे। सब सेक्शन बी में कर सकते हो क्योंकि उसमें 25% का होता है। करेक्ट। चलिए अब अगला देखते हैं कि जो पार्ट ए के बाद आपका पार्ट बी आता है, जो कि आपका होता है फिजिक्स। फिजिक्स में भी 2 सबसेक्शन है, ए एंड बी। ए सेम होता है, जैसे ऊपर हो गया 10, बी का भी जो होता है 5 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर के करने होते हैं 10, ये भी आपका होता है टोटल 20। उसी तरह पार्ट सी जो कि हमारी होती है केमिस्ट्री, इसमें भी सब पार्ट ए है, सब पार्ट बी है, ये भी आपका होता है 10, ये भी होता है आपका 10, ये हो गया आपका 20। फिर पार्ट डी होता है जो कि आपकी बायोलॉजी है, इसमें आपका होता है ए बी, ये हो गया 10, ये हो गया 10, ये हो गया आपका 20, 20 20 40 60 80 नंबर का आपका पेपर होता है। ध्यान से समझना, अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हो तो आपका टारगेट होता है 30 से 40 नंबर। अगर आप 30 से 40 नंबर के बीच में लाते हो तो आप इंटरव्यू के लिए, मतलब आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले जाओगे। बट अगर यहीं पे आप पीएचडी देते हो, जिसे हम इंटीग्रेटेड पीएचडी बोलते हैं, तो इसके लिए आपके पास होनी चाहिए 40 to 50, क्योंकि पीएचडी में सीट कम होती है। तो हम कैसे अप्रोच करें, ठीक है, हम आपको बताते हैं। यहाँ पे जनरल पार्ट जो आपका ये है, ये मैंने इस चैनल पे बता रखा है पूरा। टोटल आपके पास 2010 to 2023 तक की वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे पड़ा हुआ है। हर एक वीडियो को आप अभी तक देख चुके हुए हो, सो आप देख लिया होगा, तो इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होनी चाहिए। मैं मान के चलता हूँ कि आप इस 20 नंबर में मिनिमम 15 नंबर ला रहे हो इस चैनल से, ठीक। और बायोलॉजी में भी मैं मान के चलूँगा कि आप 15 नंबर ला रहे हो, ओके। अब आते हैं हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में। फिजिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट 2-3 चीज़ें हैं वो आपको याद होना चाहिए लास्ट मिनट पे। नहीं याद है तो आप जाके देखिए 12th क्लास का डायमेंशन एंड यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है, जिसमें बताया ये गया है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या होती है, किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन क्या होती हैं। वो चैप्टर के कुछ कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो आपसे फिजिक्स का कोई क्वेश्चन पूछा गया जिसमें उन लोगों ने फोर्स निकालने को बोला है। अब आपका है कि या आप फार्मूले से इसको सॉल्व करो,
या फिर आप ये चेक कर लो कि ऑप्शन ए बी सी डी में किसकी यूनिट फोर्स को रिप्रेजेंट करती है, या कौन सी यूनिट की जो डायमेंशन है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। कभी कभी वो लोग ऐसा देते हैं कि आप यूनिट से ही जान जाओ कि अच्छा क्वेश्चन में क्या है। तो यूनिट और डायमेंशन चैप्टर की कुछ कंसेप्ट आप रिवाइज कर लो। न्यूटन के जो नियम है, जो न्यूटन के रूल्स जो 3 हैं, इनर्शिया, एक्शन रिएक्शन और फ्री फॉल वाला जो है F=ma, इन तीनों का थोड़ा कंसेप्ट पढ़ लो और इन तीनों का थोड़ा एग्जाम्पल देख लो। न्यूटन के जो 3 इक्वेशन हैं, V=u+at, S=ut+12 at² और v²u²+2s, यहाँ लिख देता हूं u+at, S=ut+12 at², v²u²+2as। अगर हम यहीं पे इस a को हटा के g कर दें, दैट इज नॉट 9g, तो आपका होगा v=u+gt, h=ut+12 gt², gt², उसके बाद ये होगा v²u²+2gh। ओके, g की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 9.81 g की वैल्यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सी लेवल पे लिया गया है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो न्यूटन के नियम मतलब न्यूटन के लॉ एंड न्यूटन के इक्वेशन, ये आपको पता होना चाहिए। फिर कुछ फार्मूलेज आपको हीट वेव के आने चाहिए। एक बार आप रिवाइज कर लो 10th की बुक से, जो आपने डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस टाइम हो गया, फिर आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम है, इन सब चीज़ों को थोड़ा देख लो। इसके बाद आप आओगे किसमें, सेकेंड पार्ट ऑफ फिजिक्स में, जिसमें आपका 2 टॉपिक मेन है, और वो जो 2 टॉपिक है वो है आपका कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस। तो कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, और एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है कि कुछ रजिस्टर जो है वो पैरेलल में ऐड है, तो उसका इफेक्टिव रजिस्टर कितना होगा। तो अफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो R=R1 R2 R3 होगा, वहीं पे अगर पैरेलल में है तो 1/R=1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होगा, अगर पैरेलल में है तो। यहीं पे एक चीज़ और है कि सीरीज की जगह, मतलब ये रेजिस्टेंस है, अगर हम यहीं पे कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस में उल्टा होता है। अगर कैपेसिटेंस को फॉर एग्जांपल इस तरह से आपका कोई डायग्राम बना हुआ है, ये आपका कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3, आपसे पूछे कि इनका पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना है, तो ये चूंकि सीरीज में है तो सीरीज के कैपेसिटेंस के लिए होता है 1/c = 1/c1, 1/c2 एंड 1/c3। सेम अगर हम आपसे ये कहे कि ये पॉइंट ए है यहाँ पे, और इस ए से 3 कैपेसिटर जुड़ा हुआ है जो कि पैरेलल में है, C1
C2 C3, तो इस कंडीशन में C इक्वल टू C1 C2 एंड C3 होगा। बट यहीं पे जो ऊपर मैंने फार्मूला लिखा था, चलो हम वहाँ पे यहाँ पे डायग्राम के साथ लिख ले। इस वाले कंडीशन में, रेजिस्टेंस के कंडीशन में, अगर ये इस तरह से दिया हो, R1 R2 R3, एंड आपसे पूछे कि A एंड B के बीच का रेजिस्टेंस कितना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो R इफेक्टिव होगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और यहाँ पे अगर ये इस तरह से आपका दिया होता, यहाँ पे आप, मैं 2 ही बना रहा हूँ, आप चाहो तो 3 भी बना सकते हो, दैट इज R1 एंड R2। तो इस पॉइंट पे जब आप बनाओगे A और B, तो ये आपका होगा 1/R1 R इफेक्टिव इक्वल टू 1/R2। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सर्किट से मुझे लगता है कि वो काम की चीज़ है, इसलिए मैं उसको बनाने यहाँ पे जाता हूँ। एक इस तरह का डायग्राम आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। इसको ऐड कर दो। यहाँ पे होता है R, ये होता है R, दैट इज R डैश, दैट इज R डैश। तो यहाँ पूछा जाता है कि अगर यहाँ से हम चेक करें तो इसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, इसमें 0 जाएगी। अगर R/R, इसको R1 कर दो, इसको R2, R/R डैश का रेशियो जो है वो R2/R डैश के रेशियो के इक्वल होगा, तो A और B के बीच में इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी। दैट इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये वाला पता होना चाहिए अगर आपको ये सर्किट में। यहीं पे अगर हम V की जगह C भी कर दे तब भी यही बात होगी कंसेप्ट। R और C रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के लिए कभी कभी वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसके बाद सेमी कंडक्टर फिजिक्स से थोड़े क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, वो आपको याद करने की ज़रूरत है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल को रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। हुक्स लॉ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। विस्कोसिटी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फिजिक्स का थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स पता है, क्वेश्चंस पता है, चैप्टर्स पता है, तो आप फिजिक्स आराम से निकाल ले जाओगे। और मैं ये मान के चलता हूँ कि इस चैनल से जो भी बंदा पढ़ता है उसको थोड़ी बहुत फिजिक्स आती है, और वो फिजिक्स कम से कम करेगा तब भी वो मिनिमम 8 नंबर तो ले आएगा फिजिक्स में। मतलब टोटल दोनों मिला के 8 नंबर, A और B दोनों मिला के 8 नंबर तो आ जाएंगे फिजिक्स में। अब आई केमिस्ट्री। मैं केमिस्ट्री इसलिए अपने स्टूडेंट्स का अच्छा मानता हूँ क्योंकि मैं बायोकेमिस्ट्री इस चैनल पे पढ़ा चुका हूँ, और बायोकेमिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें मैंने कवर कर रखी हैं। और अगर आपने केमिस्ट्री की जगह बायोकेमिस्ट्री भी हमसे पढ़ी है, जो हमारे चैनल पे बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई गई है, तब भी आप आराम से निकाल ले जाओगे। क्योंकि बायोकेमिस्ट्री का मिनिमम, मतलब मतलब हम फुली बायोकेमिस्ट्री तो नहीं बोलेंगे, बट बायोकेमिस्ट्री से यहाँ पे क्वेश्चन सीधे सीधे रखा होता है। तो बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन सीधे सीधे रखा हुआ है, और वो आपको 4 नंबर बायोकेमिस्ट्री अकेला इस वाले में देके जाता है, बायोकेमिस्ट्री देके जाता है। मैंने केमिस्ट्री की तो बात ही छोड़ दी, मैं बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। बायोकेमिस्ट्री आपको 4 नंबर देके जाता है। बाकी आप गेट की तैयारी भी कर रहे हो तो केमिस्ट्री तो आप स्पेसिफिकली पढ़ते हो, आपके लिए फिजिक्स प्रॉब्लम देगी, ना कि केमिस्ट्री। बायोलॉजी केमिस्ट्री तो आप वैसे भी बीएससी में भी आप कॉम्बिनेशन में भी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री पढ़ते हो, या जूलॉजी केमिस्ट्री पढ़ते हो, या बॉटनी केमिस्ट्री पढ़ते हो। केमिस्ट्री में आप
क्वेश्चन निकाल ले जाओगे केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ है नहीं, मॉडर्न केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, क्लासिकल केमिस्ट्री से जो कि एटम एंड एटम के स्ट्रक्चर है उससे क्वेश्चन आते हैं, और वो सब इजी क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से उसको निकाल के ले जाओगे। अब मैं मान के चलता हूँ कि 4 नंबर आप इस चैनल से लेके आते हो, और उधर से आप इसको इसमें अपनी तरफ से आप 8 नंबर लेके आते हो, मतलब 12 नंबर की आप केमिस्ट्री करके आओगे, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। और इस चैनल से ऐसा हुआ है, बच्चे इसी तरह से पास हुए हैं, तो इसलिए जो मेरा हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अच्छा आउटपुट देने वाला है। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे क्या बोला कि 15 नंबर आपका जनरल साइंस से, 15 नंबर आपकी बायोलॉजी से, ठीक है, 8 नंबर आपका हो गया फिजिक्स से, और 12 नंबर हो गया आपका केमिस्ट्री से। 5 5 10 8 2 10 10 और 10 20 0 और 2 2 3 4 5 आपका 50 नंबर आप इस चैनल से ला सकते हो, मतलब आप इंटीग्रेटेड पीएचडी भी निकाल सकते हो। मैं मान के चलता हूँ कि इतना करने के बाद आपने 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपने 10 नहीं, इसके बाद आप देखो कितने आपके बच गए। इसके अलावा जब आप इतने नंबर ला रहे हो, 50 ला रहे हो, तो आपके बचे हैं, मतलब आप इसके बाद अगर 18 क्वेश्चन भी गलत करते हो, ठीक है, तब भी आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 नंबर आपके निगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। मैं मान के चलता हुआ कि आप यहाँ पे 15 नंबर आप निगेटिव मार्किंग में भेज रहे हो, दैट इज अ निगेटिव मार्किंग। तब भी आपके पास 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 5, 4 में से 1 गया 3, आपके पास 35 है, आप पीएचडी तब भी क्वालिफाई हो रहे हो। तो पीएचडी क्वालिफाई करने के लिए तो आपको कहीं किसी यूनिट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इन दोनों यूनिट प्लस केमिस्ट्री से आप क्वालिफाई कर ले जाओगे। वो भी केमिस्ट्री 12 भी आपको नहीं चाहिए, क्योंकि 15 दूना 30 और प्लस 4 34 34, बल्कि आप अगर इसमें 15, मैं ये कह रहा हूँ कि मिनिमम नंबर है आपके 15 ये एप्टीट्यूड वाले। क्यों? क्योंकि ये इस चैनल पे पूरे 10 से 12 साल के वीडियो पड़े हुए हैं, तो अगर आपने उसको देख डाला है तो वो तो आपके लिए वैसे भी आसान है, चुटकी बजाने के जैसा है। बायोलॉजी में भी हम 15 नहीं मान के चलते हैं, हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम 20 तो लेके आएंगे, मतलब 20 कम 18 तो लेके आएंगे। 2 नंबर हम मान के चलते हैं कि गलत कर लेंगे वो, बट आई होप कि आप 18 लेके आओगे। क्या आपको ध्यान देना एग्जाम में, आपको हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला क्या है, आपको हाइपर नहीं होना एग्ज़ाम में, टेंशन नहीं लेना है। आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देने वाले हो, आपको हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कूल। जितना क्वेश्चन आपको दिया जाएगा आप उस क्वेश्चन को ही सोचोगे, क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जो क्वेश्चन बोल रहा है आप उसको करके आओगे, ना कि उसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगा के। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कुछ भी बोला है आप उसमें एक्स्ट्रा अजम्पशंस मान के लगाओ, नहीं, आपको अजम्पशंस नहीं मानने हैं। ग्राफ रीड करते समय ध्यान देना है कि ग्राफ जो बोल रहा है जितना इन्फॉर्मेशन दे रहा है उतना ही इन्फॉर्मेशन से आप इंटरप्रेट करोगे, ना कि उसमें आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ओके ग्राफ यह भी तो कह सकता है, कह सकता है पर हमें नहीं जाना है क्या कह रहा है, इस बात पे ज़्यादा फोकस करनी है। क्या मैंने कहा? कह सकता है पे आपको नहीं जाना है, क्या कह रही है इस बात पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। जनरल साइंस और बायोलॉजी के लिए मैं यही कहूँगा कि इस समय आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर आपको जनरल साइंस में जाना भी है इस चैनल के अलावा, तो आप ये जाके पढ़ सकते हो कि कोविड के कितने वैक्सीन आए हैं और उन वैक्सीन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, जिस टेक्नोलॉजी पे जो वैक्सीन है उस वैक्सीन का नाम क्या है, क्योंकि नोबेल प्राइज़ अभी वैक्सीन पे मिला था, आरएनए रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन पे, तो इसलिए आप उसको थोड़ा रिवाइज कर लो, ठीक है। इसके अलावा एग्ज़ाम में बिल्कुल कूल होके पानी पी के इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि उसमें आप लॉजिक लगा के आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो।
तो इसलिए ज़्यादा टेंशन में एग्ज़ाम दोगे तो गलती ज़्यादा करोगे, इसलिए थोड़ा कूल होकर एग्ज़ाम देना। कूल होकर एग्ज़ाम दोगे तो कम गलती करोगे, और कम गलती करोगे तो सिलेक्शन होगा तो इस चैनल पे वापस आओगे और बोलोगे कि आपको फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ है। मैं मान के चलता हूँ कि आप आओगे, आप आके यहाँ पे बोलोगे ही बोलोगे, और आपको फ़ायदा होगा भी, ये भी मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि पिछली बार तो 15 से 20 बच्चे इस चैनल से निकाले हैं, तो इस बार तो आप निकाल ही लोगे। बल्कि पिछली बार तो कम मटेरियल उनके पास था, इस बार आपके पास बहुत सारे मटेरियल हैं। 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा था, तो चलिए मैं उसकी बात कर लेता हूँ। उस 2 क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं। मैंने इस क्वेश्चन को अभी मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम जाएगा, तो इसलिए हम आपको सिंपल सा 2 से 3 चीज़ें बता दें कि आपको क्या देखना है। ऐसे क्वेश्चन जब आता है तो अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता है, ज़्यादा आपको पेडिग्री के बारे में नॉलेज नहीं है, ज़्यादा आपका एनालिटिकल थोड़ा तंग है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को सीधे अप्रोच ये कर सकते हो कि इसमें से देख लो डिजीज वाले कौन कौन से हैं। तो आपका AB डिजीज है, AB ये आपका डिजीज है, ठीक है। फिर AC डिजीज है, AC डिजीज है। फिर B डिजीज है, ये डिजीज है, ठीक है। तो अब देखो पहले वाले तो सब में मैच कर रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक जीन है, ठीक, और एक जीन यहाँ पे है। देख लो कि ये तीनों इंडिविजुअल किस जीन को शेयर करते हैं, ये देख लो ये तीनों इंडिविजुअल किस जीन को शेयर कर रहे हैं। ये तीनों इंडिविजुअल इस वाले जीन को शेयर कर रहे हैं, जिसको मैंने रेड बॉक्स में लगाया है। मीन्स यह जो, इसको थोड़ा हम ग्रीन कर देते हैं, ये जो जीन है, ये जीन जहाँ जिस भी इंडिविजुअल में है, वो इंडिविजुअल में क्या है, डिजीज है, ठीक है। यह आई नॉर्मल है। अब हम एच की बात करते हैं, CH को अगर ध्यान से देखोगे तो CH के पास भी यह जीन है, ठीक है। जो इसका ऑफ स्प्रिंग है, इसका जो ऑफ स्प्रिंग है, ध्यान से देखना क्या मैं बोल रहा हूँ। चलो BA भी चाहो तो देख लो, BA में ये वाला जीन नहीं है, तो BA जो है यहाँ पे BA नॉर्मल है, BA के पास वो जीन नहीं है जो जीन डिजीज को कॉज कर रहा है। मतलब इससे तो इसमें कोई भी जीन आया ही नहीं है, सिर्फ इसी से जीन यहाँ पे आया है, करेक्ट। और यहाँ से भी आया है, तो यहाँ पे आने का मतलब क्या है कि अगर हम इनकी बात करें, इसका जीनोटाइप अगर हम कुछ A और B मान ले, चूँकि AB में से एक मान लो कि A इस वाले से आया है, इस वाले से A आया है, तो B आया होगा इस वाले में, और B के पास डिजीज है, ठीक है। और इसका I वाले का सिर्फ आपका A और B नॉर्मल ये है, ओके, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम क्रॉस कराते हैं तो हम ये देखते हैं, एक बनेगा आपका A, एक बनेगा आपका B डिजीज वाला गैमीट। फिर इनका गैमीट एक नॉर्मल, दो B भी नॉर्मल, इन दोनों को बनाओगे तो A फिर AB, फिर AB डैश, फिर B डैश, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑफ स्प्रिंग बने, एक ऑफ स्प्रिंग जिनका जीनोटाइप AA है, एक ऑफ स्प्रिंग जिनका AB है, एक ऑफ स्प्रिंग AB डैश है, और दूसरा B डैश है। मीन्स ये दोनों क्या है, नॉर्मल है, और ये दोनों क्या है, डिजीज्ड है। जो ये डिजीज्ड है, ये टोटल में से कितना है, 50% डिजीज्ड है और 50% नॉर्मल है। क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था कि विल नेवर सफर फ्रॉम दिस डिजीज, कितने परसेंट नॉर्मल है, 50% नॉर्मल है। दैट इज द करेक्ट आंसर कि 50% जो है वो नॉर्मल है। सॉरी, 50% नॉर्मल है जिनका डिजीज नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हो।
अभी जो मैंने बताया। बाकी इसका पूरी तरीके से मैंने बता रखा है। और ये क्वेश्चन नंबर है 21 का 14। ओके हाँ, 21 का ये 14 है। उसमें बाकी जो भी कहानी दे रही है 100% पेनिट्रेंस है, जो कि 40 के बाद यूज दिखता है, तो ये सब आपके काम की चीज़ नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको, यह क्वेश्चन भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है और लास्ट मोमेंट पे मैं आपको ये दोनों बता रहा हूँ, तो इसमें भी मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, दो तीन चीज़ बताऊँगा। एक तो आप देखो इसमें कहानी क्या है। कहानी में इन्होंने कहा है कि इस ए जो है ए, इसका म्यूटेशन रेट है 10⁻⁻8 और बी है इसका म्यूटेशन रेट है 10⁻⁹। ओके, फिर इन्होंने कहा कि 10 सेल से शुरू कराए। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे क्वेश्चन आंसर तक पहुंचना है। इन्होंने दिया कि स्ट्रेन डिवाइड वंस इन द 20 मिनट मीन्स टी हाफ इन्होंने दे रखा है 20 मिनट। अगर हम आपसे जनरेशन टाइम की बात करें तो जनरेशन टाइम होता है टी अपॉन टी जी इक्वल टू टोटल टी अपॉन टी हाफ। ठीक है, ये हो गया जनरेशन टाइम, मीन्स टोटल टी अपॉन 20 मिनट होगा आपका जनरेशन टाइम। इन्होंने पूछा है कि in which of these cases would both culture have at least one mutant bacteria? Both culture have at least one mutant bacteria. Okay, ठीक है। अब हम जनरेशन की बात करते हैं। इन द केस ऑफ स्ट्रेन ए, और पहला जो है ए, इस केस में अगर हम बात करें तो जब 520 को 520 को अगर हम 20 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 26 जनरेशन है ऑप्शन ए में। और 400 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आ रहा है ये 20 जनरेशन। वहीं पर अगर हम ऑप्शन बी की बात करेंगे, इसकी जनरेशन टाइम की बात करेंगे तो टोटल टाइम 120 है। 120 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6 जनरेशन। उसी तरह बी जो है 240 है तो इसका आएगा आपका 12 जनरेशन। ऑप्शन सी की बात करेंगे तो 560 है। 560 का मतलब है अगर 560 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 28 जनरेशन और ये हो जाएगा आपका 18 जनरेशन 360 को डिवाइड करेंगे। अगर हम डी की बात करेंगे 500 तो ये आपका आएगा 25 जनरेशन और ये आपका इधर वाला आएगा 28 जनरेशन। ठीक है, अगर आप ऊपर म्यूटेशन रेट की बात करोगे तो म्यूटेशन रेट 10⁻⁻8 10⁻⁹ में जो आपका 10⁻8 है यह लार्ज है और यह स्मॉल है। मतलब स्ट्रेन ए का म्यूटेशन रेट ज़्यादा है और स्ट्रेन बी के कंपेयर में, तो जिसका म्यूटेशन रेट ज़्यादा है उसका जनरेशन टाइम कम होना चाहिए। समझ में आया? पहला इंडिविजुअल दिखने के लिए, पहला म्यूटेंट इंडिविजुअल दिखने के लिए जिसका जनरेशन टाइम ज़्यादा है उसका, मतलब जिसका जनरेशन टाइम कम है और म्यूटेशन रेट ज़्यादा है, मतलब म्यूटेशन रेट अगर ज़्यादा है तो जनरेशन का टाइम कम होना चाहिए। करेक्ट। अगर आप ए की बात करोगे तो यहाँ पे 20 से ज़्यादा है तो ये तो गलत होगा। ठीक। दूसरा 18 से ज़्यादा है, मतलब ये भी गलत होगा। मीन्स इन दोनों को आप एलिमिनेट कर दो, ये दोनों तो होंगे नहीं, ये और ये बच गया आपका 2। क्वेश्चन पूछा है कि एट लिस्ट 1 म्यूटेंट ना, एट लिस्ट 1 म्यूटेंट। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो 6 और 12 मीन्स बी जो है जस्ट 2 टाइम जनरेशन टाइम ज़्यादा लेगा एक म्यूटेंट को दिखाने के लिए। डेफिनेटली नॉट। अगर आप इन दोनों की बात करो, क्योंकि जनरेशन टाइम म्यूटेशन रेट में सिर्फ 10 फैक्टर का डिफरेंस है। 10 फैक्टर स्लो है बी। 10 फैक्टर स्लो का मतलब क्या है कि अगर हम 25 जनरेशन के बाद 26 जनरेशन में जाएंगे तो बल्ले मिस हो जाए, 27 जनरेशन में जाके मिस हो जाए, बट 28 जनरेशन में आ जाएगा क्योंकि 10 ही म्यूटेशन रेट कम है ना। सिर्फ 10⁻⁹ 10⁸ अगर हम ये कह दें कि ए वाले स्ट्रेन में 25वें पे हमारा एक म्यूटेंट बैक्टीरिया दिखा तो
उससे थोड़ा कम है बी का, मतलब वो 25 पे ना दिख के 26 पे, 27, 28 पे, मतलब बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि 25 की जगह सीधे 30 पे, मतलब 25 की जगह सीधे 50 पे दिखेगा, ऐसा नहीं है। इन द बी पार्ट 6 से 12 हो रहा, मतलब 10⁻⁻8 जिसका म्यूटेशन रेट है वहाँ पे 6 में दिखा, और 10⁻⁹ है वो जिसे 12 में दिखा, नहीं ना। 10 फैक्टर का सिर्फ डिफरेंस है म्यूटेशन रेट में। अगर म्यूटेशन रेट में 10, रिप्लिकेशन एरर में 10 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये नहीं कि डबल जनरेशन टाइम लगेगा एक म्यूटेंट क्रिएट होने में। तो ये थोड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा है, इसलिए इसको आप एलिमिनेट करो। आपके पास बचा ऑप्शन डी है कि स्ट्रेन ए 500 और 560 में। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। ओके, तो आपकी जो मांग थी उसको भी मैंने पूरा कर दिया है। तो अब हमारी मांग है कि आप वीडियो को इसे शेयर करो, जिससे कि जो टिफर एग्ज़ाम कल देने वाले हैं उनका सभी का कल्याण हो सके। थैंक यू एंड बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बहुत अच्छे से आपने तैयारी करी है, जाओ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 2x पे लगा के देखो जाके वीडियो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए मेरे इस चैनल की वीडियोस। बाय बाय।